जय हिंद। आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस सेशन में आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी कवर करेंगे कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए संविधान का बेस्ट जो है नोट्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। यदि आप सभी इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जो है किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण किताबों को जो प्रमाणित और एथेंटिक बुक हैं उनका निचोड़ जो है मैं इस नोट्स में रखा हूँ। बस आपको ये नोट्स अच्छे से लेना है और पढ़ना है। उसके बाद आपको किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो नोट्स है एकदम व्यवहारिक भाषा और सहज और सरल भाषा में लिखा गया नोट्स है। तो चलिए जो है इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो यदि चाहते हैं तो इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं। तो मैंने भी आपसे बताया कि आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और यहाँ पर आप सभी एकदम स्पष्ट रूप से देख भी पा रहे होंगे। जब बात किया जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में, तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनका मेंशन कहाँ किया गया है दोस्तों। तो संविधान के भाग 4 और आर्टिकल जो है 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए प्रश्न बनता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये होते क्या हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य की कर्तव्य एवं मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही बनाती है। अब आप सभी से एक प्रश्न है, आपको बताना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये किसके लिए होते हैं। नागरिकों के लिए होते हैं कि राज्य या सरकार के लिए होते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि सरकार के लिए जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं। जबकि आपसे प्रश्न किया जाएगा कि मौलिक जो अधिकार होते हैं ये किसके लिए होते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं राज्य के लिए नहीं होते हैं बल्कि नागरिकों के लिए होते हैं। अब देखिए अभी तो उपरोक्त में आपने देखा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। अब हम सारे आर्टिकल को देखते हैं कि किस आर्टिकल में क्या क्या बात कही गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अनुच्छेद जो 36 है, आर्टिकल जो 36 है, इसमें क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 36 में जो है राज्य की परिभाषा बताई गई है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। और यहीं पर आपको समझना है कि राज्य की जो परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 36 के अलावा किन किन आर्टिकल में बताई गई है, ध्यान समझना है। अनुच्छेद 36 के अलावा किन किन आर्टिकल में राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो आर्टिकल जो 12 है, 12 में भी राज्य की परिभाषा बताई गई है। और इसके अलावा जब आप आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 152 है, तो 152 में भी राज्य की परिभाषा बताई गई है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 37 है। तो आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि ये तत्व न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इनको लेकर के न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये न्याय योग्य नहीं होते हैं। और आपसे प्रश्न है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, क्या ये न्याय योग्य हैं। तो बिल्कुल मौलिक अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल जो राइट हैं, ये न्याय योग्य होते हैं। और आप लोग बताएं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं
क्या ये न्याय योग्य होते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज जो होते हैं ये न्याय योग्य नहीं होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में अब हम चलते हैं कि आर्टिकल जो 38 है इसमें क्या बताया गया है। तो राज्य ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाएगा कि जिससे सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय मिल सके, आर्टिकल 38 में बताया गया है। अब हम आर्टिकल 38 के बाद देखते हैं कि आर्टिकल जो 39 है इसमें क्या बताया गया है। ध्यान से समझना है आपको। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि इसमें सभी नागरिकों के लिए इस आर्टिकल 39 के कई सारे आर्टिकल हैं, जैसा कि यहाँ स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 39 पार्ट का या क्लाज का। इसमें बताया गया है कि राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। जो राज्य है ये क्या करेगा, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। और जो आर्टिकल 39 क्लॉज खा है, पार्ट खा है, इसमें बताया गया है कि राज्य भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा। और इसके बाद जो आर्टिकल 39 पार्ट गा है, इसमें बताया गया है कि राज्य भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करेगा। यहीं पर आप सभी को ध्यान से जो है समझना है कि अनुच्छेद जो 39 खा है और जो अनुच्छेद 39 गा है, इसका जो संबंध है किससे है बोलो, जमींदारी व्यवस्था से है। ये जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अब हम इसी क्रम में चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो आर्टिकल जो 39 घा है, इसमें बताया गया है कि राज्य स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद जो आर्टिकल 39 अंगा है, इसमें बताया गया है कि राज्य बच्चों के गरिमामयी वातावरण के लिए सुनिश्चित करेगा। इसी क्रम में हम चलते हैं कि आर्टिकल जो 40 है, इसमें क्या बताया गया है। तो राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन पर बल देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ इंपॉर्टेंट आप देख भी रहे होंगे। और इसी क्रम में जो आर्टिकल 41 है, तो आर्टिकल 41 में ग्राम पंचायतों के गठन पर बल दिया गया है। आर्टिकल जो 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन पर बल दिया गया है। और जो आर्टिकल 41 है, इसमें बताया गया कि राज्य बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे की स्थिति में लोक सहायता प्रदान करेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि। और इसके बाद जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 42, इसमें बताया गया है कि राज्य जो है काम की मनोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा। जैसे कहने का तात्पर्य मातृत्व अवकाश होता है। अब हम इसी क्रम में चलते हैं कि आर्टिकल जो 43 है, देखो IMP देख रहे हैं ना आप लोग, यानी ये क्या है, महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 43 में बताया गया है कि राज्य जो है कुटीर उद्योगों पर बल देगा। और इसी आर्टिकल 43 का पार्ट है आर्टिकल 43 क्लाज जो है का है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, देख पा रहे होंगे कि राज्य उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। और आर्टिकल जो 43 पार्ट खा है, इसमें राज्य जो है सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। और आर्टिकल जो 44 है, इसमें बताया गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करेगा। अर्थात हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे। और इसी क्रम में आर्टिकल जो 45 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। IMP यहाँ देख भी रहे होंगे, जिसमें भी IMP लगा है जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि राज्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और इसी क्रम में आर्टिकल जो 46 है, इसमें राज्य अनुसूचित जाति और राज्य अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए कल्याणकारी
कार्य करेगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं इसी क्रम में आर्टिकल जो 47 है, इसमें क्या बताया गया है। तो राज्य जो है नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करेगा। और कैसे करेगा, जैसे शराबबंदी को लागू करके। और इसी क्रम में आर्टिकल जो 48 है ये महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि राज्य कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा। और इसी आर्टिकल 48 का एक पार्ट है का, इसमें बताया गया है कि राज्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करेगा। और यहाँ पर 48 जो का है, इसके अलावा भी इसका मेंशन जो है मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी किया गया है। आप लोग अच्छे से इस बात को समझ लेंगे। और इसी क्रम में अब हम चलते हैं कि अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 49 है। तो आर्टिकल 49 में बताया गया है कि राज्य जो है ऐतिहासिक विश्व विरासत के स्मारकों, धरोहरों, पार्कों इत्यादि की रक्षा करेगा। और इसी क्रम में एक अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 में बताया गया है कि राज्य जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं आईएमपी है, और आईएमपी वो भी है, और आईएमपी आर्टिकल 51 है। और इसमें बताया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजेगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो आप लोग अच्छे से एकदम रट्टा मार लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नोट हैं, कुछ फैक्ट्स हैं आपके लिए। फैक्ट्स क्या हैं, केटी शाह जी थे ना, तो केटी शाह जी ने क्या कहा था कि नीति निर्देशक तख्तों को आगे की तारीख में भुनाया जाने वाला चेक कहा था। और इसी क्रम में जो है आइवर जेनिंग्स ने जो है इसे नैतिक उपदेश पत्र कहा था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज के इस सेशन में इतना ही। और उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने एग्ज़ाम की